बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। 18वां चैप्टर हमने कल फिनिश कर दिया था, एक्सरसाइज हो गई थी, आपको पता है। ये है जी 19वां चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस की आउटलाइन। तो ये मैंने आपके सामने रख दी ताकि कभी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला मसाइल को कमी बेशी, तो हार्ड कॉपी आपके पास इसकी घर में ना भी हो तो इस वीडियो से आपको मिल जाए तो आसानी हो जाएगी आपकी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहला थ्योरी का टॉपिक शुरू किया है। चैप्टर हमारा 9th ये आपके सामने जी, आपकी बुक पे भी नोट्स वाली बुक है। ये थोड़ा सा हेडिंग वगैरह इसमें क्योंकि दी हुई है अच्छी, तो मैं ये वाला इधर से ज़्यादा करूँगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा वो बात टेक्स्ट बुक से भी, लेकिन ये हम मोस्टली इधर से पढ़ेंगे। चैप्टर 19 आपका डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, इसका नाम आप देख रहे हैं जी। डॉन का मतलब सुबह, आगाज़, स्टार्ट। तो मॉडर्न फिज़िक्स कैसे आगाज़ हुई, कैसे किन थ्योरीज़ की वजह से मॉडर्न फिज़िक्स बनी, तो ये बातें कुछ इधर करने वाले हैं। और ये इसका शुरू का तारफ़ कुछ थोड़ा सा अहम एक दो पॉइंट हैं, ये आपके अब स्मार्ट सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन दो तीन बातें मैं ज़रा करनी चाहूँगा। ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रिलेटिव मोशन है, ये भी अब आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह का कोई हवाला अब स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। और जस्ट वैसे दिखा तो दूँ, चलिए नहीं है, बुक तो खैर आपके पास भी है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा मैं भी चलिए लेक्चर में। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ये काफ़ी लंबा सा एक क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का एक पोर्शन ही कह लें पूरा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मॉडर्न फिज़िक्स का एक बड़ा अहम टॉपिक है जो अब अनफॉर्चुनेटली आप टच नहीं करेंगे। और अगर करते भी तो मैं चीज़ें वैसे आपको बता दूं, अब जस्ट टच ही करनी थी आपने, मतलब कोई बड़ी बहुत इसकी कोई डेरिवेशंस डिटेल वगैरह आपके कोर्स में दी नहीं है सेकंड ईयर के लेवल पे। आगे बीएससी में फ़ौरन इमीडिएटली सेकंड ईयर के बाद बीएससी में ये डिटेल से आती हैं, डेरिवेशन से कुछ फार्मूले वगैरह कुछ बातें। लेकिन अब तो खैर वो आपका टॉपिक ही नहीं है। तो ये यही वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जारी है अगले पेज तक, फिर आगे भी यही जारी है, और फिर अगले पेज तक, यहाँ तक जाके कहीं ये फिनिश होनी थी अगर हमारे सिलेबस में होती। अब नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। पहला टॉपिक ये है जी, अभी अभी आपको दिखाया था आपका स्मार्ट सिलेबस, उसकी कॉपी दिखाई थी। तो पहला टॉपिक ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसको हम ज़ाहिर है पढ़ेंगे, स्टार्ट तो यही करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा मजबूरी है, एक दो चीज़ें अच्छी बात है होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट एक दो हो जाएं तो बेहतर रहता है। कुछ ये चीज़ें कहीं इनका हवाला आ सकता है, तो ये थोड़ा सा ज़रा आगाज़ इस चैप्टर का, थोड़ा सा ज़रा आपको ये आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में किस तरह की बातें होने जा रही हैं। मॉडर्न फिज़िक्स जैसे कि शुरू करने लगे हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं, चैप्टर नंबर 1 था फर्स्ट ईयर में आपका, आपको याद होगा उसमें कहा था कि फ़िज़िक्स की जो बेसिक ब्रांचेज हैं वो दो हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स। और कहा था कि जो 19वीं सदी के एंड तक रिसर्च हुई वो क्लासिकल फ़िज़िक्स है, जो 20वीं सदी के आगाज़ से शुरू हुई वो मॉडर्न फ़िज़िक्स है। याद करने पड़ा हुआ आपने। कुछ वैसी ही बातें यहाँ पर स्टार्ट उसने की हैं, और साथ ही यहाँ इस पहले पैरे में ये भी बता दिया कि कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ समझिए फिनोमेना है, फिज़िकल फिनोमेना है ऐसे कि वो नहीं एक्सप्लेन हो पाए उस क्लासिकल फ़िज़िक्स की बुनियाद पर जो 19वीं सदी के एंड तक हो चुकी हुई थी रिसर्च। तो कुछ फिनोमेना फ़िज़िक्स के ऐसे थे जो एक्सप्लेन ना हो पाए, उनकी वजाहतें ना हो पाई क्लासिकल फ़िज़िक्स के रूल्स के मुताबिक। तो फिर सोचा गया कि देयर शुड बी सम a set of different rules, there should be a set of some different rules other than those of classical physics। उनके बारे में फिर खोज लगाई गई, रिसर्च हुई, तो फिर वो नए नए रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए, वो सामने लाए गए, तो उनको नाम दिया गया मॉडर्न फिज़िक्स का। उनको अप्लाई करके ये फिनोमेना, इनके भी नाम पढ़ते हैं, ये फिर एक्सप्लेन हुए कैसे हुए, किस तरह, वो बातें इस चैप्टर में आगे आने लगी हैं। पहले मैं तारफ़ की बात कर दूँ। कहता दी नॉलेज ऑफ फिज़िक्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज़ हैं, दो ब्रांचेस कह लीजिए बेसिक हैं फिज़िक्स के नॉलेज की। वन इज़ कॉल्ड क्लासिकल फिज़िक्स वाइल दी अदर इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिज़िक्स। ये बातें हम जानते हैं ऑलरेडी। फिज़िक्स अप टू दी, या रिसर्च इन फिज़िक्स अप टू दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी इज़ रेफर्ड एज क्लासिकल फिज़िक्स। ये भी जानते हैं, चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर में बात ये की थी। द क्लासिकल फिज़िक्स इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये भी हमारा पहला टॉपिक होगा, ये बात करते हैं अभी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये भी आगे आएगा इसी चैप्टर में। एंड द एमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन्स बाई एटम्स इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट क्यों है, ये चीज़ समझ नहीं आई थी क्लासिकल फिज़िक्स के रूल्स के तहत। और ये जो शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस का निकलना किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब से, ये शार्प लाइनें, वेल डिस्टिंग्विश्ड डिस्क्रीट लाइनें क्यों निकलती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता, ये क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और भी बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह एक्सप्लेन नहीं हो पाया था क्लासिकल फिज़िक्स से। तो मॉडर्न फिज़िक्स हैज़ टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, या
खुद मॉडर्न फिजिक्स की फिर आगे दो ब्रांचेस हैं, वो बच्चों ये हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं। कभी इसको डिफाइन किया हुआ है, याद करें चैप्टर नंबर 1 में, और मैं जल्दी से याद दिला दूं, इसको डिफाइन किया था कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट इज़ कंसर्न विद दी वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, याद है जी। तो ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी ये मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है, मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच है, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं, मैंने बताया। और दूसरी है क्वांटम थ्योरी, इसको क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी। तो जिस तरह फिजिक्स की दो बुनियादी ब्रांचेज हैं, ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स की ये दो ब्रांचेज हैं, रिलेटिविस्टिक थ्योरी या मैंने कहा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ये दो हैं। लेकिन ये भी एक पॉइंट उसने आगे लिखा इंट्रोडक्शन में, कहता है फॉर ऑर्डिनरी प्रोसेसेस, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के, जैसे आप क्लासिकल फिजिक्स में वो न्यूटन लॉज वगैरह पढ़े, मोमेंटम, फोर्स वगैरह, ये जो चैप्टर पूरा आपका चैप्टर 3 था, उसकी बात हम कर लें मैकेनिक्स की, और बल्कि पूरी फर्स्ट ईयर का जो भी पढ़ा आपने वो सारा क्लासिकल फिजिक्स ही था, याद रहे। तो कहता है फॉर ऑर्डिनरी प्रोसेसेस, कोई बंदा दौड़ता हुआ जा रहा है, कोई बॉल ऊपर को उछाली, कोई बंदूक से गोली चली, इस तरह के आपको पता प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहे, क्लासिकल फिजिक्स जो पीछे अब तक पढ़ी थी आपने। तो इन ऑर्डिनरी प्रोसेस में क्लासिकल फिजिक्स इज स्टिल वैलिड, वो अब भी वैलिड है, लागू होती है। लेकिन ये चीज़ बट फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, मतलब एटम या उससे छोटे साइज़ के पर्टिकुलरली, इस तरह के जो पार्टिकल हैं, और वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, वेरी फास्ट स्पीड्स, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात की कि इतनी फास्ट के अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट। तो इस तरह की जो चीज़ें, ये दो बड़े अहम पॉइंट हैं जी, ये दो बड़ी अहम चीज़ें जिनके ऊपर बात करती है मॉडर्न फिजिक्स। वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल जो आम आँख से नज़र नहीं आते, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी इवन वो पार्टिकल जिनकी बात अभी करेंगे वो आम माइक्रोस्कोप से वो भी नहीं नज़र आते, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो बहुत छोटे और बहुत तेज़ मूविंग, बहुत छोटे और बहुत तेज़ मूविंग पार्टिकल, ये दो कैटेगरीज बन गई, इनके बारे में मॉडर्न फिजिक्स बात करती है। तो इनके लिए वी अप्लाई द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस्तेमाल होती है फॉर वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल, और क्वांटम थ्योरी फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल। ये बड़ी अहम बात याद रखिएगा। द फिजिक्स ऑफ 20th सेंचुरी इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तरमीम भी की जानी चाहिए, अब तो 21st, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि यूँ कह लें कि द फिज़िक्स ऑफ 20th सेंचुरी विच कंटिन्यूज़ अप टिल नाउ, या द फिज़िक्स दैट स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज़ अप टिल नाउ इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिज़िक्स। क्यों? सिंस इट मॉडर्नाइज्ड द एग्जिस्टिंग फिज़िक्स, क्योंकि उसने मौजूदा उस वक्त जो फिज़िक्स थी उसको मॉडर्नाइज कर दिया, नए लॉज आ गए। चलें जी, थोड़ा सा तारफ जो कि था तो नहीं आपके स्मार्ट सिलेबस में, हमने फिर भी कर लिया, थोड़ा आपको बेहतर आइडिया थोड़ा सा बेसिक्स देने के लिए इस चैप्टर के बारे में। रिलेटिव मोशन अगला टॉपिक, वो हमारा नहीं है अब। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमारा टॉपिक नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़नी, और आगे ये जी बच्चों यहाँ पहुँच गए, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी थोड़ी देर पहले आपने स्मार्ट सिलेबस में भी देखा था। ये इसको शुरू करते हैं जी। थर्मल रेडिएशन, इसकी हेडिंग, ये हेडिंग्स बनी हुई है, ये पूरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होके और आगे तक चलता है। कहता है व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वेश्चन आपकी नोट्स वाली बुक ने बना दिया। व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डिस्कस द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी कह सकते हैं, या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ये आगे आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट लेके ये यहाँ तक ये क्वेश्चन चलेगा, और इसी का ही वैसे एक अगला पार्ट भी है, प्लैंक्स असम्पशन। ये काफ़ी थोड़ा लेंथी बनता है, टेक्स्ट बुक पे भी ये टॉपिक। तो इसका जो क्वेश्चन की वर्डिंग होगी उसके मुताबिक फिर देखेंगे कि यहाँ से ये पोर्शन है या फिर ये है। प्लैंक्स असम्पशन भी वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मेन टॉपिक का ही हिस्सा है, बल्कि उससे आगे एक टॉपिक आएगा दी फोटॉन, जिसकी हेडिंग पर्टिकुलरली आपकी नोट्स वाली बुक वाले ने नहीं बनाई, लेकिन वो दी फोटॉन के बारे में ही, ये आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी है जो हमने आगे डिस्कस करनी है। तो ये सारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही हिस्सा है ये टॉपिक, लेकिन मैंने जैसे बताया ये कभी भी पूरा का पूरा कभी आया नहीं, ना ही आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो वो जो क्वेश्चन की वर्डिंग होगी उससे हम पहचानेंगे कि क्या इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है। मेजर बहरहाल इसके दो हिस्से समझ लीजिए, और वो दो क्वेश्चन बना दिए हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, दो क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी नोट्स वाली बुक वाले ने, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी बाद में 5 भी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों, इसको हमने अब स्टार्ट करना है। हेडिंग्स आपके सामने बनी बनाई, नोट्स बड़े अच्छे ठीक हैं ये, इसीलिए नोट्स वाली बुक से हम कंटिन्यू करेंगे जैसे मैंने बताया था। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक भी देख लेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों क्या है, ये समझने के लिए पहले तो जो सबसे पहली हेडिंग इसकी आप देख रहे हैं थर्मल रेडिएशन, फिर उसके बाद आएंगे ब्लैक बॉडी की तरफ।
अब ये क्या है, यहाँ जो बातें लिखी हैं उनमें से कुछ बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता है। आपका ये रोज़मर्रा का ऑब्जर्वेशन यकीनन है कि बच्चों कोई आप धात का टुकड़ा कोई लें, उसको गर्म करना शुरू, लोहे का टुकड़ा ले लें, उसको आपने चूल्हे के ऊपर रखा, गैस पर या कोयलों पर गर्म करना शुरू किया, करते गए काफ़ी गर्म हो गया। उसका जो ब्लैकिश वो जो लोहे का कलर होता है वो अभी कलर नहीं चेंज हुआ था लेकिन काफ़ी गर्म हो गया था। तो आप बच्चों अपना ये फ़र्ज़ कीजिए लोहे का टुकड़ा है, तो आप उसके करीब अपना हाथ लेके जाएँ तो आपको एक हीट फील होगी, आपको हिद्दत आपको महसूस होगी। वो जो आपको हीट फील होगी, अभी टच नहीं किया, वो जो महसूस हो रही है आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि रेडिएशंस हैं जो आपके हाथ तक जा रही हैं, उन्हीं को कहते हैं थर्मल रेडिएशन। और उसी के बारे में लिखा व्हेन ए बॉडी इज़ हीटेड तो इट एमिट्स रेडिएशंस कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। उन्हीं रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन कहते हैं। अच्छा, मज़ीद अगली बात फिर मैं करूँ कि उस लोहे के टुकड़े को बच्चों आपने गर्म किया और ज़्यादा गर्म करते गए, तो मैंने कहा उसका पहले तो कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ अभी, लेकिन काफ़ी गर्म हो गया था, तो कुछ हिद्दत उसके पास हाथ ले जाने से फील होगी, वही थर्मल रेडिएशन पहुंच रही है आप तक। लेकिन बच्चों और गर्म करें तो आपको पता है वो लोहे का टुकड़ा दहकने लगता है, सुर्ख सा होने लगता है, सब जानते हैं। और ज़्यादा हीट करें उसको, टेम्परेचर और ज़्यादा उसका बढ़ाते जाएं तो वो रेड की बजाय कुछ ऑरेंज और येलो सा कलर उसका होने लगता है। और ज़्यादा हीट दें और टेम्परेचर हाई करें तो उसका येलो की बजाय भी फिर वाइटिश हो जाता है, शाइन करता हुआ वाइट कलर, और वो बह निकलता है, वो पिघल जाता है लोहा उस हालत में। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं उसके, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ थर्मल रेडिएशन जो उसमें से निकल रही हैं उनके मुख्तलिफ कलर चेंज हो रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस उस पर आई। कुछ ऐसी ही बातें यहाँ इस पहले पैरे में हैं। तो पहले तो हमने बात कर दी कि थर्मल रेडिएशन क्या होती है, वो मैंने बता दिया, पढ़ के बता दिया। जब कोई बॉडी गर्म करे तो हीट, वो जो रेडिएशन खारिज करती है उनको थर्मल रेडिएशन कहते हैं। फिर अगला पॉइंट कहता दी नेचर ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मैंने भी कहा था टेम्परेचर थोड़ा है तो कोई और कलर है, ज़्यादा है तो और कलर इस तरह चेंज होता है। और फिर कहता कि ऑल दी बॉडीज नॉट ओनली एमिट रेडिएशन बट ऑल्सो एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। देखें कोई बॉडी है तो बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई है तो बाहर को रेडिएशन खारिज कर रही है, लेकिन अगर खुद वो बॉडी ठंडी है और उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग बहुत गर्म है तो वो उन्हीं सराउंडिंग में से फिर हीट रेडिएशन अपने अंदर भी तो जज़ब करेगी। तो यही वो बात कर रहा है। तो गर्म होने पर हीट रेडिएशन खारिज भी करती हैं, और ख़ुद ठंडी हो और सराउंडिंग गर्म हो तो जज़ब भी करती हैं रेडिएशन बॉडीज़ जो हैं। इफ़ ए बॉडी इज़ हॉटर दैन इट्स सराउंडिंग्स, कोई बॉडी अपने सराउंडिंग से ज़्यादा गर्म है तो इट एमिट्स मोर रेडिएशन दैन इट एब्जॉर्ब्स एंड टेंड टू कूल डाउन। कोई बॉडी ज़्यादा गर्म है अपने सराउंडिंग से तो फिर उस वक्त वो रेडिएशन खारिज ज़्यादा करती है जज़ब करने के मुकाबले में, और फिर ठंडी होने की कोशिश करती है बाहर को हीट रेडिएशन थर्मल रेडिएशन खारिज करके। और ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसका आगे थोड़ी और वजाहत भी आनी है कि एट लो टेम्परेचर ए बॉडी एमिट्स रेडिएशंस विच आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स। ये MCQ वगैरह के लिए भी याद रखिएगा, लो टेम्परेचर पे लंबी वेवलेंथ। आपने गौर नहीं किया, मैंने अभी बताया कि पहले लोहा गर्म होना शुरू जब करते हैं उसको और गर्म तो पहली दफ़ा रेड कलर आता है। और आपको पता है पूरी विजिबल जो लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम जो है ये आपका जाना पहचाना वेब गायर याद है जी, ये सातों कलर आपको पता है। सबसे लंबी वेवलेंथ इसी की है रेड की, और सबसे शॉर्ट जो है वो आपको पता है वायलेट की है। ये बातें सारी आपको पता है। अबाउट 750 आपको पता है, तकरीबन 750 नैनोमीटर के लगभग रेड की है, और अबाउट 400 तकरीबन नियरली 400 नैनोमीटर के करीब वायलेट की है। इसी तरह बाकी और कलर्स की भी मुख्तलिफ वेवलेंथ है। ग्रीन की कोई तकरीबन 550 नैनोमीटर के लगभग होती है। ये बातें कभी फर्स्ट ईयर में भी हो चुकी हुई हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि बॉडी जब इनिशियली कम टेम्परेचर है तो वो लंबी वेवलेंथ वाली लाइट ज़्यादा खारिज करती है, और जो टेम्परेचर हाई हो तो फिर शॉर्ट वेवलेंथ ज़्यादा आती जाती हैं। तो कहता है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये आगे भी इसकी हवाला आना है। तो कहता है एट लो टेम्परेचर ए बॉडी एमिट्स रेडिएशन विच आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स इन द इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन। वो भी बताया था आपको शुरू में, जब अभी खैर नहीं हुई थी, रेड भी नहीं हुई थी, तो तब तो इंफ्रारेड थी, और वो इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से भी लंबी होती है। और फिर बाद में जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फिर वो रेड और फिर वो ऑरेंज येलो वगैरह, तो इसी तरह। तो कहता है एट हाई टेम्परेचर द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस इंक्रीजेस। जो हाई टेम्परेचर हो तो शॉर्ट वेवलेंथ वाला प्रोपोर्शन यानी तनासब बढ़ता जाता है रेडिएशन में लंबी वेवलेंथ के मुकाबले में। ये कुछ 3-4 पॉइंट हमने थर्मल रेडिएशन के बयान कर दिए, लेकिन टॉपिक हमारा ब्लैक बॉडी के बारे में है। तो ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। पहले तो आइडियल ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी कौन सी होती है। अभी कहीं पीछे बात हुई थी यहाँ पे कि बॉडी सिर्फ खारिज ही नहीं करती रेडिएशन, बल्कि जज़ब भी करती हैं जब सराउंडिंग गर्म हो, बॉडी ठंडी हो। ब्लैक बॉडी आइडियल या परफेक्ट ब्लैक बॉडी बच्चों वो होगी जो हर किस्म की, हर वेवलेंथ की इंसिडेंट रेडिएशन अपने अंदर जज़ब करे। तो ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी।
ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट ईयर में बड़ी दफ़ा इसका हवाला आया। बच्चों वाइट चीज़ वाइट क्यों होती है? क्योंकि जितनी भी उस पर वाइट लाइट पड़ी उसने सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी हमारी तरफ को, तो मिक्स थी वाइट लाइट और हमारी तरफ को भी मिक्स वो सारी वाइट लाइट ही आई, तो वो वाइट नज़र आती है चीज़। कोई चीज़ रेड नज़र आती है क्यों? क्योंकि उस पर जब वाइट लाइट पड़ी तो उसने बाकी के कलर जज़ब कर लिए, सिर्फ रेड जो है वो हमारी तरफ को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हमें वो रेड नज़र आई। तो ब्लैक क्यों ब्लैक है? क्योंकि जो बॉडी ब्लैक जो नज़र आती है उसमें ये होता है कि जितनी भी लाइट आके पड़ी वो सारी की सारी जज़ब कर ली, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो हमें कुछ नहीं नज़र आया, अंधेरा नज़र आया। अंधेरा ब्लैक होता है तो कहेंगे जी ब्लैक है बॉडी, ये आपको पता है ऑलरेडी। ब्लैक चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी लाइट जज़ब करती हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जितनी भी रेडिएशन आके पड़ी सब जज़ब कर ली, तो परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी होगी। अच्छा, अभी कहता है हाउ टू गेट ए ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी कैसे हासिल करें प्रैक्टिकली। सबसे पहली बात तो ये कि 100% आइडियल ब्लैक बॉडी हमारी ज़मीन पे मौजूद नहीं है। आइडियल 100 जो बिल्कुल ही मामूली सी भी रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट ना करे, सारी जज़ब कर ले। 100% ब्लैक बॉडी तो खैर आइडियल अप्रोच है, लेकिन उसके बहुत करीब की अप्रोच के लगभग आइडियल हम बना सकते हैं। ये एक डायग्राम दी हुई है, कोई किसी सॉलिड मटेरियल का आप इस तरह एक ब्लॉक बना लें जैसे यहाँ पर दिखाया, और उसमें बच्चों ये एक ब्लॉक सा बना लिया किसी सॉलिड का, और उसमें आपने एक कैविटी बना दी, यहाँ से सुराख रखा और अंदर से उसको खोद के यूँ इस तरह से बेतरतीब सा यूँ इस तरह से कोई भी इस तरह का अंदर सुराख, जिसको कैविटी कहेंगे, कैविटी अंदर इसके क्रिएट कर दी। और उसके अंदर की तरफ इस अंदर वाली साइड पे ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी। एक ख़ास किस्म का ब्लैक कलर होता है जिसको लैंप ब्लैक कहते हैं। पुराने ज़माने में लालटेनें होती थी तो उनके वो धुआं सा ऊपर निकल के ना ब्लैक कलर का धुआं सा ऊपर अगर हाथ रखते तो वो जम जाता था वहाँ पे, या मोमबत्ती जलाएं तो उसके थोड़ी देर तक ऊपर हाथ रखें, या कोई दिया वगैरह जलाएं तो ऊपर उसके हाथ रखें तो उसके ऊपर कालस जम जाती है, वो कालस वाला ब्लैक, ऐसा ब्लैक कलर जो शाइन ना मारे, तो इस तरह का लैंप ब्लैक कहते हैं उसको। तो डल किस्म का ब्लैक है। इसके अंदर वो कहता है कि अगर कोई बाहर से रेडिएशंस दाखिल हुई तो बच्चों अब ये इस अंदरूनी कैविटी ऐसी बनाई है बेतरतीब सी, ये इसकी ये सरफेस है, कोई हमवार नहीं है, और अंदर से इसका लैंप ब्लैक कोटिंग भी की गई है। इसको सूट भी कहते हैं, SOOT सूट। सूट मतलब होता है जमने वाला काला धुआं, जमने वाला काला धुआं सूट, यानी जो शाइन नहीं मारता, डल किस्म का ब्लैक होता है जो अच्छी तरह जज़ब कर ले चीज़ों को, रेडिएशन को। तो अंदर रेडिएशन दाखिल होगी तो पहले वो अंदर दाखिल होके यहाँ टकराई, फिर इधर को रिफ्लेक्ट थोड़ी सी हुई, कुछ जज़ब हो गई टकरा के, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होकर इधर टकराई, फिर वहाँ भी जज़ब हुई, फिर थोड़ी सी वापस इधर को, फिर वहाँ जज़ब होकर फिर थोड़ी सी वापस, 3 4 5 6 रिफ्लेक्शन में सारी जज़ब हो गई, जो रेडिएशन दाखिल हुई वो सारी जज़ब हो गई अंदर। तो इसी तरह हम काफ़ी हद तक एक अच्छी किस्म की आइडियल ब्लैक बॉडी के करीब की ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। और जब ये वही उसने दिखाई, एक दफ़ा रेडिएशन आई, कुछ जज़ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट होकर फिर अंदर टकरा के फिर जज़ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर, तो सारी अंदर जज़ब हो गई। और जब एक दफ़ा ब्लैक बॉडी ये सारी हमने कहा कि ये हीट अप हो गई, अंदर रेडिएशन सारी आ गई, तो फिर जब इसको ठंडे सराउंडिंग में रखेंगे तो वही जो जज़ब की थी वो सारी फिर खारिज, ये बाहर को निकल रही हुई दिखाई है, फिर खारिज भी करनी है इसने। ये इंटरनल कैविटी है इसकी दिखाया, ये इमर्जिंग रेडिएशन है जो यहाँ से निकलेगी, ये स्मॉल होल है दिखाया, और यहाँ इससे ऊपर वाली डायग्राम में इंटरनल कैविटी है और इंसिडेंट रेडिएशन दिखाई है, और वो स्मॉल होल है जहाँ से दाखिल हुई। तो अब इसके बारे में यहाँ मैं आपको रीडिंग भी कर दूँ जो मैंने बातें अभी की हैं। तो कहता है कि हाउ टू गेट ए ब्लैक बॉडी, तो कंसिडर ए नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, नॉन रिफ्लेक्टिंग जिसमें से रिफ्लेक्ट ना हो, सारी अंदर ही रह जाए, सच एज ए सॉलिड हैविंग ए हॉलो कैविटी, खोखली कैविटी अंदर इज इन इट हैज़ ए स्मॉल होल एंड द रेडिएशन कैन एंटर और एस्केप ओनली थ्रू दिस होल, रेडिएशन दाखिल भी और खारिज भी उसी सुराख से ही हो सकती है बस। इट इज़ ब्लैकेंड, उसको काला कर दिया अंदर से, विद लैंप ब्लैक जिसको सूट भी कहते हैं, इनसाइड इट टू मेक इट ए गुड अब्जॉर्बर, ताकि अच्छा अब्जॉर्बर हो, रिफ्लेक्ट कम से कम करे। द रेडिएशन दैट एंटर्स, जो एक दफ़ा दाखिल हो गई रेडिएशन, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड वॉल मैनी टाइम्स, एक दफ़ा टकराई फिर अंदर, तो सारी फिर हर रिफ्लेक्शन के दौरान, हर दफ़ा टकराव के दौरान कुछ जज़ब भी हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, तो आखिर हत्ता के सारी जज़ब हो गई। तो कहता है कि द रेडिएशन दैट एंटर्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इनसाइड वॉल मैनी टाइम्स एंड पार्टली एब्जॉर्ब्ड एट ईच रिफ्लेक्शन अनटिल नन रिमेन्स,
तो जुज़वी तौर पर हर इस दफ़ा यहाँ टकरा के जज़ब हुई, फिर उधर टकरा के जज़ब हुई, फिर जज़ब हुई, फिर जज़ब हुई, हत्ता कि बिल्कुल भी ना रही, सारी जज़ब हो गई। सच ए बॉडी इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ऐसी ही बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाती है। इट इज़ एन आइडियल अब्जॉर्बर एज वेल एज आइडियल रेडिएटर। तो 3 खसूसियात याद रखनी, ब्लैक बॉडी आइडियल अब्जॉर्बर है, आइडियल रेडिएटर है, लेकिन वेरी बैड रिफ्लेक्टर है। इट इज़ एज बैड ए रिफ्लेक्टर, एज गुड एन अब्जॉर्बर एंड एज गुड रेडिएटर एज पॉसिबल। रेडिएट तो करती है, रेडिएट करना मतलब अपने अंदर से खारिज करना, लेकिन रिफ्लेक्ट करने का मतलब है जो आके टकराई वही वापस उसी वक्त वापस कर देना, ये रिफ्लेक्शन है। तो ये रिफ्लेक्शन तो नहीं करती, लेकिन जब इसको जैसे दिखाया पहले जज़ब कर ली, फिर इसको ठंडे सराउंडिंग में रख दिया, तो फिर वही सारी रेडिएट भी करनी शुरू कर दी। तो ये आइडियल एब्जॉर्बर है, एक ब्लैक बॉडी आइडियल रेडिएटर है, लेकिन एज बैड एज पॉसिबल रिफ्लेक्टर है। ये इसकी 3 खसूसियात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। हमने अब तक थर्मल रेडिएशन का जिक्र कर लिया, ब्लैक बॉडी क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है वो दिखाया, बात कर दी। और फिर अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कौन सी होंगी। द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम इट, जो इसमें से खारिज होंगी उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। कैविटी रेडिएशन, ये नाम उनके लिखे होते हैं। टेम्परेचर रेडिएशन भी कहते हैं। द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड कैविटी रेडिएशंस, टेम्परेचर रेडिएशंस और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात कहीं यहाँ भी अभी हुई थी और मजीद आगे भी थोड़ा सा आना है। ये जो लास्ट फिक्रा जो अभी बोला, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो टेम्परेचर बढ़े तो रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है। और ये फर्स्ट ईयर में बड़ी दफ़ा ये बात हुई थी चैप्टर 9, 10 वगैरह पढ़ते हुए कि हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ का अपना कलर होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है मैंने, और उसकी एक एग्जांपल दी है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पे इसी टॉपिक में यही एग्जांपल है। ये एमसीक्यू के लिए बड़े हम ये याद रखने। मिसाल मैंने अभी लोहे के टुकड़े की मिसाल दी थी कि जी गर्म किया तो पहले तो रंग नहीं चेंज हुआ, फिर सुर्ख सा हुआ, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर वाइट भी। तो ऐसी कुछ बात यहाँ भी अब हुई है। कहता है मैंने प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम की तार जो है उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो इट अपीयर्स, वो नमूदार होती है, ज़ाहिर होती है पहले तो डल रेड, बुझा सा रेड कलर एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो चेरी रेड, शाइनिंग किस्म का रोशन सा रेड 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर मज़ीद गर्म किया और हीट अप किया तो ऑरेंज रेड हो गया 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फिर येलो हो गया 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये एमसीक्यू में आ सकता है कौन से टेम्परेचर पे कौन सा कलर प्लैटिनम की वायर का। और फिर फाइनली वाइट हो जाएगा, प्लैटिनम की वायर हो जाएगी एट 1600 डिग्री 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ से कहता है दिस शोज दैट, इससे पता चला कि एज द टेम्परेचर राइजेज, जो टेम्परेचर बढ़ता है, द रेडिएशन बिकम्स रिचर इन शॉर्ट वेवलेंथ। सबसे पहले रेड वाले पोर्शन नमूदार हुए, फिर ऑरेंज, येलो, वो आपको पता है वेब गायर में सबसे लंबी रेड की है, फिर उससे पीछे आए तो ऑरेंज और फिर येलो वगैरह। और रेड वाइट जब हो जाएगी तो मतलब वाइट का मतलब है कि इसमें इवन वायलेट, ब्लू वगैरह भी आ गई हैं, सबका मिक्सचर बन गई है, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ भी आ गई है। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही है, ये बात पहले भी हो चुकी है। ये अगला पॉइंट हमारा। उससे अगला पॉइंट जी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो वो जो फिर ये वाली जो ब्लैक बॉडी थी, तो फिर जो उसमें से जब रेडिएशन बाहर निकली तो उनको कोई एनालाइज किया हमने, उनका कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसी को रीडिंग्स वगैरह ली, एनालिसिस किया उसका। तो वो एनालिसिस जो किया फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में हमने दिखाना है। 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिखाया था। तो उन ग्राफ्स को कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस डायग्राम को, ये जो ग्राफ्स हैं इनको कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये किस किस का आपस का ग्राफ है? वेवलेंथ का, वो जो इधर से रेडिएशन निकली उनकी वेवलेंथ्स, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स, और हर वेवलेंथ कितनी इंटेंसिटी के साथ खारिज हुई, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, ये इनका ग्राफ है आपस का। तो इन्हीं ग्राफों को मिला के इस पूरी डायग्राम को कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी अमंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, फलां वेवलेंथ पे कितनी इंटेंसिटी, फलां पे कितनी, तो इसको इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूट हुई है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अमंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। इनका ग्राफ अभी देखते हैं। लेकिन ये ग्राफ हासिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो ये दिखाया है, 2 बंदे थे, ल्यूमर साहब और प्रिंस हीम साहब। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था इस तरह का। ये ब्लॉक डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, जस्ट ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए। इसमें ये एक फर्नेस यानी ब्लैक बॉडी दिखाई है। मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ चाहता हूँ आपको टेक्स्ट बुक से दिखा दूँ, ज़रा कलर्ड है तो ये डायग्राम ज़्यादा और भी अच्छी आपको फील होगी, वाज़े महसूस होगी। ये हमारे पास है जी ये टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और ये है ल्यूमर और प्रिंस हीम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। ये फर्नेस लिखा है, तो यहाँ पर फर्नेस में भट्टी के तौर पर ये ब्लैक बॉडी यानी यहाँ पर रखी है, यानी ये तपी हुई है, हीट की तरह, भट्टी की तरह काम कर रही है। जैसे हीट बहुत ज़्यादा गर्म भट्टी में होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ब्लैक बॉडी की कैविटी ये दिखाई है।
और यहाँ से ये रेडिएशन निकली, आगे एक ये रिफ्लेक्टर यानी मिरर लगाया हुआ है, उसमें से टकरा के यूँ सीधी पैरेलल हो गई और आगे एक प्रिज्म पर पड़ी है। ये प्रिज्म कुछ मखसूस किस्म का ख़ास है, रॉक साल्ट प्रिज्म, चट्टानी नमक का बना हुआ प्रिज्म। और इसकी खसूसियत लिखी है, क्या लिखी है कि ट्रांसमिट्स यानी आगे मुंतकिल करता है, एंड डिस्पर्सेस। प्रिज्म सब जानते हैं, फर्स्ट ईयर में इसका जिक्र भी आया था, बल्कि मैट्रिक में भी और पीछे। तो लाइट आके पड़ती है जब वाइट लाइट, तो फिर उसको अलग अलग पट्टियों में बांट देता है मुख्तलिफ कलर्स में, तो डिस्पर्स करता है, मुंतशिर करता है। तो ये रॉक साल्ट प्रिज्म ऐसा है कि जो ट्रांसमिट्स यानी आगे मुंतकिल करता है और डिस्पर्स यानी मुंतशिर करता है ऑल वेवलेंथ्स, मतलब जितनी भी इस ब्लैक बॉडी में से निकलनी है, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, उन सबको। और फिर यहाँ दिखाया नहीं, जस्ट एक लिखा हुआ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर रखा है। अब स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, वो आला जिससे हम स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, वेवलेंथ मेजर करते हैं, कैसे क्यों किस तरह। ये कभी स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा था तो आपको पता है, वहाँ पे हमने ये बातें की हुई हैं चैप्टर 10 में। और यहाँ से ये रिफ्लेक्टर यानी मिरर है, यहाँ से रेडिएशन फिर टकरा के आगे गई हैं। ये थर्मोपाइल चीज़ रखी है, थर्मोपाइल रेडिएशन डिटेक्टर लिखा हुआ है। इसका जस्ट ये काम है कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इस पे पड़ी, उसकी मेजरमेंट देना। थर्मोपाइल क्या होती है, इसका कोई हवाला तो नहीं, आपकी बुक पे इसने कोई जिक्र नहीं किया, बस ये रेडिएशन डिटेक्टर है। ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल्स 2 धाती पट्टियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, कभी इसका थोड़ा सा हवाला आया था चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट ईयर में, जब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, याद करें कहीं वो बाइसिकल पंप की मिसाल में थर्मोकपल का भी जिक्र था। थर्मोकपल का बेसिक काम बस आप यूँ समझिए कि इसका काम है कि थर्मल रेडिएशन को रिसीव करके, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और वोल्टेज पैदा करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। और बहुत बड़ी तादाद में थर्मोकपल्स जब सीरीज़ में जोड़ दिए जाएँ तो फिर वो इंसिडेंट हीट रेडिएशंस की वजह से काफ़ी हाई मेजरेबल वोल्टेज पैदा करते हैं। उनके इस कम्बिनेशन को थर्मोपाइल कहते हैं। थर्मोकपल्स वेरी लार्ज नंबर में सीरीज़ में जोड़े जाएँ जो कि हाई वोल्टेज दें ड्यू टू इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन, तो उन सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स को मिला के थर्मोपाइल कहते हैं। मैंने अभी डेफिनेशन समझिए बोल दी थर्मोपाइल की। बस इसका बेसिक फंक्शन सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि इसका फंक्शन है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मापना। यहाँ जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो दिखाया तो नहीं है लेकिन लिखा है, उसका काम है वेवलेंथ मेजर करके देना, इसका काम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मापना। कोई थर्मोमीटर भी साथ है जो दिखाया नहीं है, उसका काम टेम्परेचर मापना। ये 3 चीज़ें मेजरमेंट इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मिली, 3 चीज़ों की, किस टेम्परेचर पर कितनी कितनी वेवलेंथ कितनी कितनी इंटेंसिटी के साथ खारिज हुई, किस किस टेम्परेचर पर कौन कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन कितनी कितनी इंटेंसिटी के साथ खारिज हुई। तो ये 3 चीज़ों का बात अभी करते हैं। ये ग्राफों में इन्हीं 3 चीज़ों का जिक्र है, मुख्तलिफ टेम्परेचरों पर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के साथ साथ कैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में वेरिएशन आई है जो यहाँ से निकली थी रेडिएशन ब्लैक बॉडी में से। चलिए जी, इसकी मैंने ब्लॉक डायग्राम बता दी, तो अब पढ़ भी लेते हैं। कहते हैं ल्यूमर्स एंड प्रिंग्स ही मेजर्ड द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एनर्जी विद वेवलेंथ रेडिएटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। मुख्तलिफ टेम्परेचरों पर मुख्तलिफ वेवलेंथ पे कितनी कितनी इंटेंसिटी खारिज हुई, वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मेजर हुई। और फिर उन वैल्यूज़ का एक्सपेरिमेंट की जो मेजर्ड वैल्यूज़ का फिर ग्राफ बनाए, ये हम अभी बात करते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ इज शोन बाय एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स फॉर ईच टेम्परेचर। तो हर टेम्परेचर पे, मुख्तलिफ टेम्परेचरों पे मुख्तलिफ जो कैसे कैसे इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एनर्जी मुख्तलिफ वेवलेंथ पर कैसे कैसे थी, वो फिर उनका ग्राफ ये बनाया। और इन ग्राफों के कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। 4 रिजल्ट्स हैं, ये बड़े अहम हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, MCQs के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपको याद रखने। जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो फिर ये ग्राफ्स बने, इन ग्राफों को स्टडी किया तो कुछ रिजल्ट्स इनके सामने आए। वो रिजल्ट्स ये हैं। कहता दी कर्व्स टेल दी फॉलोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये बताती हैं मंदरजा झैल दिलचस्प हकीकतें। पहली हकीकत, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। वो जो भी बताया था कि मुख्तलिफ वेवलेंथ पे एनर्जी की इंटेंसिटी कैसे कैसे, जो इमिटेड एनर्जी है उसकी कैसे कैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ़लाँ वेवलेंथ पे कम इंटेंसिटी, फ़लाँ पे ज़्यादा, फ़लाँ पे थोड़ी कम, फ़लाँ पे और कम, फ़लाँ पे और कम। तो मुख्तलिफ वेवलेंथ पे मुख्तलिफ है इंटेंसिटी खारिज शुदा एनर्जी की, सेम नहीं है तमाम वेवलेंथ पे। यही लिखा है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहता है एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे रेडिएशन जो है उसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ वेवलेंथ पे सेम नहीं है। एक रिजल्ट हो गया। दूसरा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन साइंसदान था, वीन साहब ने इन कर्व्स के बारे में एक लॉ बताया था। ये लॉ क्या है, ये कर्व्स कैसी हैं, थोड़ी सी मैं ज़रा इनको आपके लिए स्केच भी करके थोड़ा सा बात बेहतर समझ आ जाएगी। आपने भी होमवर्क करना है जैसे आपको पता है करना होता है, ताकि ये आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ आए इसका स्केच बना के। ये मैं बनाने लगा हूँ जी। ये बच्चों हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटेंसिटी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेवलेंथ लेनी है।
वेवलेंथ है ये बाय द वे माइक्रोमीटर्स में है, और इंटेंसिटी है ऑफ रेडिएशंस। इसकी यूनिट आपकी बुक पे लिखी तो नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं जूल पर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड वैसे वॉट भी होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये याद रखिएगा। और जूल पर सेकेंड इटसेल्फ वॉट कहलाती है, तो इसी यूनिट को आप वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। बिगर यूनिट कर लें तो किलोवाट। किलोवाट का जस्ट ये मतलब होता है, किलोवाट का जस्ट ये मतलब है कि 1000 वाट, तो वरना यूनिट वही है वाट पर मीटर स्क्वायर, 7 किलो भी आ सकता है अगर बिगर वैल्यू हो। और ये इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जी, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने ली है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। और मुख्तलिफ वेवलेंथ पर, यहाँ तो खैर 0 है तो यहाँ 1 होगी माइक्रोमीटर, यहाँ 2 है, 3 है, 4, 5, 6 सो ऑन एंड सो ऑन। और ग्राफ्स किस तरह के हैं, तो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, ये असल में 4 मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं जो बनाने लगे हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे। मसलन पहला जो ग्राफ है वो कुछ ये है जी, ये उस वक्त हासिल हुआ लैम्डा और इंटेंसिटी का आपस का, इंटेंसिटी इधर को ली अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये उस वक्त हासिल हुआ जब टेम्परेचर था बच्चों, जब टेम्परेचर था 1000 केल्विन। और इससे अगला ग्राफ फिर तब हासिल हुआ जब टेम्परेचर किया 1260 1260 केल्विन, और वो कुछ ये था, ये 1260 केल्विन पे। फिर उससे अगला थोड़े और हायर टेम्परेचर पे जो कि है 1450, ये वाला ग्राफ। ये एक ही ग्राफ के हिस्से नहीं है, ये 4 डिफरेंट ग्राफ हैं जो कंपैरिजन के लिए एक जगह दिखाने लगे। 3 हो गए 1450 केल्विन। चौथा ऐसे ही फिर ये है जी, ये किस पे हुआ, ये हुआ जी 1650 केल्विन पे। और इन ग्राफों में अब अहम पॉइंट ये है, जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि आप गौर करें, इनमें से जो जो टेम्परेचर बढ़ा तो ऊंचा और ऊंचा ग्राफ आया, टेम्परेचर बढ़ने से और ऊंचा ग्राफ। एक तो ये बात है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है, ये एक पॉइंट है जो अभी बात भी करते हैं। और क्या क्या रिजल्ट्स हैं, और ये है कि चारों ग्राफों की ये नेचर है चारों की, कि जो जो वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती गई वेवलेंथ के साथ साथ, किसी खास वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पे जाके मैक्सिमम हो गई इंटेंसिटी, लेकिन फिर विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ बजाय बढ़ने की इंटेंसिटी कम हुई। चारों ग्राफों का यही बिहेवियर है, वेवलेंथ के साथ साथ ऊपर को गए इंटेंसिटी बढ़ी, यहाँ जाके मैक्सिमम हुई, फिर वेवलेंथ बढ़ी तो बढ़ने की बजाय कम हुई इंटेंसिटी। ऐसा ही इसमें भी, ऐसा ही इसमें भी, ऐसा ही इसमें भी। ये एक बिहेवियर है जब बात अभी करते हैं इसकी। और एक बिहेवियर ये है जो अभी वीन्स लॉ में हम बात करने वाले हैं, कि यहाँ से मैं इधर को आऊँगा, ये एक ख्याली कर्व दिखा दूँ तो आप गौर कीजिए, मैंने चारों ग्राफों की पीक्स मिला दी आपस में, पीक चोटियाँ। तो आपने देखा कि सबसे निचले ग्राफ की पीक सबसे आगे है, यानी लंबी वेवलेंथ पर है, इसकी पीक जो है उससे अगले ग्राफ की शॉर्टर वेवलेंथ पर है, उससे अगली की और शॉर्टर, उससे अगली की और शॉर्टर। और इस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ को मैं लैम्डा मैक्स कह देता हूँ, दी वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी वाज मैक्सिमम। लैम्डा मैक्स इज नॉट द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, इट इज़ दी वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एनर्जी वाज मैक्सिमम एट ए गिवन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे ये ग्राफ है, उससे अगले हाई टेम्परेचर पे ऊंचा ग्राफ है, उससे अगला ये है, उससे अगला ये है। तो आपने देखा कि जो ज़्यादा टेम्परेचर आया तो ग्राफ तो ऊंचा आया, लेकिन उसकी जो लैम्डा मैक्स वाली पीक जो है वो पीछे शिफ्ट हुई, यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को। लैम्डा मैक्स पीछे, और ऊपर गए तो लैम्डा मैक्स और पीछे, और ऊपर गए तो और पीछे। यही इसी के बारे में यही बात हो रही है, वीन्स लॉ, जिसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। ये जी वीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हुई, पीछे को आए, पीछे को आए और पीछे को आए, लैम्डा मैक्स पीछे को आई। तो कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर टी the emitted energy has maximum value for a certain wavelength lambda max and the product lambda max into t remains constant। ये है वीन्स लॉ। लैम्डा मैक्स इंटू टी कॉन्स्टेंट है, दो चीज़ों की प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जैसे बॉयल्स लॉ में पढ़ा था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही तो बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर और हायर हुआ तो लैम्डा मैक्स कम हुआ और पीछे आया, यही तो कह रहे हैं। इसी इक्वेशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वैल्यू इस कांस्टेंट की जब मेजर की गई तो वो आती है 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। मीटर केल्विन क्यों है इसकी यूनिट? क्योंकि मीटर वेवलेंथ की है, केल्विन टेम्परेचर की है, दोनों की प्रोडक्ट है।
तो ये वैल्यू याद रखनी है एमसीक्यू में, यूनिट भी और वैल्यू भी, और इसको वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। सो दिस इक्वेशन शोज दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। यही बात अभी मैंने समझाई आपको। तीसरा रिजल्ट जी, 2 हो गए। तीसरा, रेडिएशन इंटेंसिटी वेरीज विद वेवलेंथ। बल्कि इसमें 2 पॉइंट बयान किए हैं तीसरे में। एक तो ये कि जो टेम्परेचर बढ़ा तो ग्राफ ऊंचा आया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ी, और दूसरा वो है कि जो टेम्परेचर जो वेवलेंथ बढ़ी तो इंटेंसिटी बढ़ती गई, हत्ता कि कहीं जाके मैक्सिमम हुई और मजीद वेवलेंथ बढ़ने से बजाय बढ़ने के कम हुई। यही बात यहाँ लिखी है, पढ़ते हैं। कहता है फॉर ऑल वेवलेंथ्स, तमाम वेवलेंथ्स के लिए, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। टेम्परेचर बढ़ा तो हायर ग्राफ आया तमाम वेवलेंथ पे हर ग्राफ, और तमाम वेवलेंथ पे और हर ग्राफ जो टेम्परेचर बढ़ा। एनर्जी एमिशन इसका मतलब बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी एमिटेड ज़्यादा हो रही है। द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इट हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू, विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी डिक्रीजेज। यही बात जो मैं अभी बता रहा था आपको, पहले बढ़ती गई इंटेंसिटी विद वेवलेंथ, फिर वेवलेंथ मजीद बढ़ने से किसी एक जगह जाके मैक्सिमम हुई, फिर मजीद बढ़ने की बजाय वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी कम हुई। ये तीसरा रिजल्ट आ गया। चौथा रिजल्ट है जी, एरिया अंडर दी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की भी हेडिंग दे सकते हैं, बाय द वे, वो आगे इसी की सब हेडिंग आगे इसी चौथे की ही है, ये जो अगली है। एरिया अंडर दी इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे जो एरिया है वो क्या रहता है, तो देखा गया कि द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी कैपिटल ई रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल वेवलेंथ्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जब किसी भी एक कर्व का जो अंडर जितना भी एरिया था वो जब मेजर किया गया तो वो किसके बराबर आया, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, यानी पर सेकंड पर यूनिट एरिया ओवर ऑल वेवलेंथ्स। यानी एरिया अंडर द ग्राफ टोटल एमिटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है पर सेकंड पर यूनिट एरिया एट ऑल वेवलेंथ्स, ये याद रहे। और स्टीफन बोल्ट्जमैन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इस चीज़ को, इस एरियाज़ को मेजर किया और कुछ ऑब्जर्वेशन की तो उनको एक रिलेशन हाथ आया, जो ये है जो अभी पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये वाला जो रिजल्ट है, क्या कहा उन्होंने कहा द एरिया अंडर द कर्व्स या एट द एरिया अंडर ए गिवन कर्व, चारों में से किसी भी एक कर्व के नीचे जो एरिया है रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, टोटल इंटेंसिटी अमंग ऑल वेवलेंथ्स। बोल्ट्जमैन नहीं है ये, स्टीफन बोल्ट्जमैन है, ये पूरा नाम लिखना है इसका, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये लिख लीजिएगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कैन बी स्टेटेड एज द टोटल एनर्जी ई रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी उस वक्त टेम्परेचर था जिस पर ये ग्राफ लिया गया था, जिस पर ये ऑब्जर्वेशंस ली गई थी इस एक्सपेरिमेंट में, उस केल्विन टेम्परेचर जो भी था उसकी 4th पावर टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल आई वो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया थी। तो यही ये लॉ कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो E प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 और E इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल सिग्मा टी की पावर 4, ये इक्वेशन है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट आमतौर पे बेसिकली इसका नाम आपकी जो टेक्स्ट बुक पे है उसके लिहाज से आप याद रखिएगा, तो इसे कहते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। ये जी स्टीफन्स कांस्टेंट, इसकी ये वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू भी और यूनिट भी याद रखनी है। तो इट्स वैल्यू इज़ 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, ये इसकी यूनिट भी। क्यों है इसकी ये यूनिट, जल्दी से बता भी दूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है उसकी तो मैंने बताई थी वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो यानी ई की यूनिट तो मैंने अभी ये वाली बताई थी, वाट पर मीटर स्क्वायर भी बताई थी, इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो फिर यहाँ से सिग्मा क्या हुआ, ई ओवर टी की पावर 4। तो इसकी तो ऑलरेडी थी, क्या थी, वाट पर मीटर स्क्वायर, और बटे में टी की पावर 4 है तो केल्विन की पावर -4, यूँ बनी इसकी ये यूनिट। तो यूँ 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो कांस्टेंट है स्टीफन्स कांस्टेंट, ये उसकी वैल्यू और यूनिट बता दी कैसे क्यों बनी क्या बनी। ले जी, ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का पहला लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्या होती है ब्लैक बॉडी, क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और क्या है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और उनके डिफरेंट रिजल्ट्स। थैंक यू जी।